जब हम किसी व्यक्ति को उधार सामान देते हैं और जितना रुपए का सामान दिए उतना रुपये रिटर्न नहीं मिला और फुल सेटलमेंट किया जा रहा है, तो उस स्थिति में कैसे एंट्री करना है। इसके बाद जब हम कोई वस्तु ऐसी वस्तु खरीद कर ला रहे हैं जिसे बेचना नहीं है, व्यापार का यूज है, लेकिन वो संपत्ति, वो वस्तु आपके व्यापार में कम दिन के लिए ही आया है, उससे आप पुनः बेच करके कुछ रुपए नहीं कमा सकते हैं। तो ऐसे अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। जैसे पोस्टेज एंड स्टाम्प, जो हम खरीद कर तो लाए लेकिन उसे बेचना भी नहीं है, और वो व्यापार में ऐसा कुछ संपत्ति के रूप में काम नहीं करेगा जिससे हमें कुछ अधिक रिटर्न मिले, या फिर वो कोई गुड्स बनाने का काम नहीं करेगा, कोई मशीनरी नहीं है, नहीं फर्नीचर है, उसका लाइफ 1 महीने से यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैसे करना है, आप कैसे समझेंगे कि किस अकाउंट के अंदर इसे हमें डालना है। तो आइए पहले हम 3rd क्वेश्चन को बता देते हैं, फिर 4th क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 4th क्वेश्चन पहले 3rd को देखते हैं। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ये 3rd क्वेश्चन है। 3rd और 4th दोनों आज बता रहे हैं। थर्ड टाइप बिजनेस, और ये डेट जो हो गया दिसंबर 2017, 1 तारीख में कहा जा रहा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब देखेंगे यहाँ पर कि बिजनेस जब स्टार्ट किया जा रहा है तो उसमें पूंजी लगता है। ये आप पहले से करते आ रहे हैं, पहले से ही सीखे हैं कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पूंजी लगता है। तो पूंजी का खाता कौन सा खाता बनता है? कैपिटल बनता है। क्लासिफिकेशन जब करना है तो क्लासिफिकेशन में ये देखना है कि ये खाता किस प्रकार का है। क्लासिफिकेशन में पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है। आपका जो 3 अकाउंट आपके पास मिला है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इस 3 अकाउंट में हमें डिवाइड करना है कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है। तो कैपिटल अकाउंट जो है ये मालिक के द्वारा दिया गया पूंजी हो गया। तो ये ओनर के द्वारा दिया गया है, तो ये अकाउंट ओनर का है। कैपिटल अकाउंट जो है ओनर का है, ओनर एक व्यक्ति हो गया। तो ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा, ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, और ये ओनर जो है क्या दे रहा है? संपत्ति दे रहा है व्यापार में। तो ये जो है व्यापार के सभी प्रकार के संपत्ति का खाता। अब जब मालिक बिजनेस को कैश दे दिया तो उस कैश से मालिक को कोई मतलब नहीं, वो कैश हो गया बिजनेस का। किसका हो गया? बिजनेस का कैश हो गया। अब बिजनेस के यानी कि व्यापार के सभी प्रकार के संपत्ति रियल अकाउंट कहलाते हैं। तो ये संपत्ति अब हो गया बिजनेस का, तो ये संपत्ति जो है सो कैश है, इसका हो जाएगा रियल अकाउंट। चलिए अगला है परचेज गुड्स फॉर कैश। ये 5 तारीख का ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। नकद में माल खरीदा गया, ध्यान रखिएगा, नकद में माल खरीदा गया है तो इसका अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट और बन जाएगा कैश अकाउंट। परचेज और कैश बनेगा तो ध्यान रखिएगा, परचेज जो है ये व्यापार का संपत्ति, यानी कि आप कोई सामान खरीद कर लाए हैं बेचने के लिए, कोई सामान खरीद कर लाए हैं बेचने के लिए, आप संपत्ति खरीद कर लाए हैं, तो ये हो जाएगा व्यापार का संपत्ति का खाता। तो ये होगा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट।
अब ये कैश, आप सामान खरीदे हैं, बदले में आप कैश दिए हैं, नकद में खरीदे हैं, तो संपत्ति दिए हैं, तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट। ये हो गया रियल अकाउंट। तो यहां तक देख लिए कैश और परचेज का, दोनों ही यहां पर रियल हो गया। दोनों अकाउंट रियल हो सकता है, दोनों अकाउंट एक साथ पर्सनल हो सकता है, एक साथ दोनों पर्सनल भी हो सकता है और दोनों रियल भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू स्वाति। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 10 तारीख के ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स टू स्वाति। अब क्या कर रहे हैं हम, यहां पर सामान बेच रहे हैं। जब सामान बेच रहे हैं तो एक्टिविटी क्या हो रहा है, पहला इसमें अकाउंट बन जाएगा सेल अकाउंट, और दूसरा बन जाएगा सामान उधार में बेचा गया है, स्वाति अकाउंट बन जाएगा। अब यहां पर देखिए सोल्ड गुड्स टू स्वाति, जब ये किसी व्यक्ति का नाम आ जाए या किसी कंपनी का नाम आ जाए तो वो सामान उधार में बेचा गया है, तो उसके लिए आप अकाउंट बनाएंगे सेल अकाउंट और स्वाति अकाउंट। अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है हमको, अब इसमें क्लासिफिकेशन होगा क्या, तो सेल कर रहे हैं तो आप संपत्ति बेच रहे हैं, तो ये संपत्ति बेच रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका अकाउंट रियल हो जाएगा। संपत्ति जब आप बेच रहे हैं तो रियल हो जाएगा इसका। अब स्वाति यानी कि किसी व्यक्ति या किसी कंपनी का नाम आ चुका है यहाँ पर, तो ये उधार में है और ये एक व्यक्ति से संबंधित है, तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब देखिएगा आगे फर्नीचर परचेज किया गया है, लेकिन इसी जगह पर लिखते हैं, हम देखते हैं 18 तारीख के ट्रांजैक्शन को। 18 तारीख में क्या है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जब ये फुल सेटलमेंट यानी कि पूर्ण भुगतान का चर्चा आए तो करना क्या है कि आपको पहले बैंक का पंजी देखना पड़ेगा कि पूर्ण भुगतान ये कर रहा है, जिसके यहाँ बकाया कितना है। जब वो कोई व्यक्ति जब पूर्ण भुगतान करता है या नोटिस करता है, उसके बकाया तो नहीं करता है। यदि उसके यहाँ बकाया है तभी तो नोटिस कर रहे हैं आज। यदि आपका बकाया नहीं रहेगा तो आप रुपया देने क्यों आइएगा, और रुपया दे भी रहे हैं बकाया में, तो मान लीजिए अगर 50,000 बकाया और 20,000 दे रहे हैं तो आप उसको नोटिस तो नहीं मांगिएगा। लेकिन रुपया देने के साथ वो कह रहा है कि नो ड्यूज कर दीजिए, तब नो ड्यूज जब कर दीजिए तो हमें क्या करना होगा, पहले बैंक वाला उसके नाम का जो ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन को देखना है कि क्या किया जा रहा है, पहले कितना रुपया बकाया था और अभी कितना रुपया मिल रहा है। यदि जितना पहले बकाया था उतना भी मिल गया तो उसमें डिस्काउंट नहीं आएगा, जितना बकाया था उतना मिल गया तो डिस्काउंट नहीं आएगा, और जो बकाया है उतना पूरा नहीं मिल रहा है और तब कहा जा रहा है कि नो ड्यूज कर दीजिए। तो उस समय आपको एक डिस्काउंट कॉलम एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक डिस्काउंट देना पड़ेगा वहां पर, तब जाकर के आपके बिजनेस का हिसाब क्लियर हो पाएगा। LHS इक्वल टू RHS यहाँ पर करना पड़ेगा दोनों साइड से, यानी कि नो ड्यूज तभी करेंगे जितना बकाया था उतना दोनों बराबर हो जाना चाहिए। सर यहाँ पर तो बैलेंस दर्शाएंगे तभी पता चलेगा। बैलेंस दर्शाना नहीं है, बैलेंस आपको देख लेना रिमाइंड के लिए, सिर्फ बैलेंस सिर्फ रिमाइंड के देख लेना है। अभी आप सिर्फ फाइंड अकाउंट करके क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। हम लोग ये जो काम कर रहे हैं जर्नल एंट्री बनाने के लिए, हम लोग जो टैली में एंट्री करेंगे इसका कोई काम नहीं है, वहां पे काम होगा हमको सिर्फ जर्नल एंट्री का, और जर्नल एंट्री में हम लोग बैलेंस डालेंगे, वहां पर किस ट्रांजैक्शन में कितना बैलेंस है वो डालेंगे। तो हम लोग को जर्नल एंट्री बनाने के लिए ये स्टेप करना पड़ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर अमाउंट अभी नहीं लिख रहे हैं। हमको अमाउंट की सख्त आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता अमाउंट की है, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर हमको क्या करना है, सिर्फ अकाउंट फाइंड कर लेना है और क्लासिफिकेशन कर लेना है, इसके बाद गोल्डन रूल सेट कर लेंगे। मेरा तो मेन मकसद है जर्नल एंट्री बनाना, तो जर्नल एंट्री बनाएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो जर्नल एंट्री तक पहुंचने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, ना कि यहाँ हिसाब बन रहा है। हिसाब यहाँ बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो आइए
यहाँ पर देख लिए। अब हमको क्या करना है, जब ये किसी व्यक्ति का सेटलमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ बकाया है, तभी तो सेटलमेंट कर रहा है। तो सेटलमेंट कर रहा है तो किस हिसाब पे, किस बेस पे वो कर रहा है। तो यहाँ पर जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन मिलते पहले लेते हैं 18 तारीख में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति 18 तारीख में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट करना है। चलिए, फुल सेटलमेंट जब किया जा रहा है तो यहां पर देखेंगे, सबसे पहला तो स्वाति आई, स्वाति के नाम पर लिखना है 50,000। स्वाति के यहां बकाया है 50,000। स्वाति का अकाउंट हम पहले खोल लिए, रसीद निकाल कर रख लिए। हम बोले अब कितना रुपया दीजिएगा, तो 48,000 दीजिएगा ना, 48,000 का रसीद दीजिएगा। तो 48,000 जब दिया जा रहा है कैश, उससे मिल कितना रहा है हमको 48,000। इस क्वेश्चन में मेंशन है, इस क्वेश्चन को रिमाइंड के लिए देख लेना है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। जब डिस्काउंट या फिर फुल सेटलमेंट का चर्चा हो तो उस समय हम अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो स्वाति हो गया और कैश हो गया। अब क्या इसके यहाँ जो पहला बकाया था, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको यहाँ पर थोड़ा रिमाइंड के लिए मेंशन कर देते हैं। ये 50,000 का सामान दिए थे और आज 48,000 रुपया में कैश मिल रहा है। ये 48,000 में कैश मिल रहा है। रिमाइंड के लिए देखिएगा, यहाँ पे अमाउंट लिखना नहीं है अभी। तो जब अकाउंट में हमको मिल रहा है 2,000 रुपए कम और रसीद मांगा जा रहा है 9 ड्यूज का, तो यदि आप यहाँ पर डिस्काउंट नहीं देते हैं तो 2,000 हमेशा के लिए बकाया रहेगा इसके यहाँ। उस स्थिति में आप 9 ड्यूज का स्लिप से, यानी कि फुल सेटलमेंट का स्लिप नहीं दे सकते हैं। 2,000 हमेशा बकाया रह जाएगा। यानी कि आपको लेना था कितना, 50,000 रुपया लेना है। 50,000 लेना है, मिल रहा है 48,000, तो 2,000 इसके यहाँ बकाया रह गया। लेकिन ये कहती है कि नो ड्यूज कर दीजिए इतना ही, अब रुपया हम नहीं दे पाएंगे, अब सक्षम नहीं है देना। तो वो रुपया आप नहीं दे रही है, तो स्वाति तो 50,000 उसके नाम पर चढ़ना है। 48,000 हमको दे दी, 2,000 हम डिस्काउंट के रूप में उसे दिखा देंगे। यदि डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे तो वो हमेशा के लिए 10 साल बाद भी उसका खाता यदि खोलेंगे, हम लेजर खोलेंगे, तो वो 2,000 रुपये ड्यूज दिखाएगा ही दिखाएगा हमेशा। इसलिए उस ड्यूज को मेंटेन करना है, क्योंकि फुल सेटलमेंट किया जा रहा है यहाँ पर, अब उससे कोई रिश्ता रखना नहीं है। तो आइए यहाँ पर क्या करना है, डिस्काउंट छूट दे देते हैं, उसे फ्री कर देते हैं। डिस्काउंट अकाउंट। और डिस्काउंट क्या हुआ यहाँ पर, जब आप छूट दे दिए तो व्यापार का सभी प्रकार का खर्चा और सभी प्रकार का हानि और सभी प्रकार का आमदनी लाभ नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ये क्या हो रहा है कि व्यापार को मिलना था 50,000, मिला 48,000, अब 2,000 रुपया क्या हुआ, नुकसान हो गया इसको, तो ये चल जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, ये चल जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। तो इसके लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट इसको डालेंगे, नॉमिनल अकाउंट करेंगे इसे, ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। अगला देखते हैं, इसको समझने में कहीं के लिए कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर 14 तारीख का ट्रांजैक्शन। 14 तारीख का ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर कहा जा रहा है परचेज फर्नीचर। अब ये आप जानते हैं कि जब परचेज फर्नीचर या फिर परचेज किसी वस्तु का नाम लिया गया तो वो व्यापार के यूज के लिए है, ना कि बेचने के लिए। परचेज के अंदर वही आएगा जिसे हमें बेचना है। फर्नीचर जो यहाँ पर है वो व्यापार के यूज के लिए मंगाया गया।
अब आप कैसे समझेंगे व्यापार का यूज है? यहाँ पर फॉर बिजनेस लिखा हुआ नहीं है, फॉर बिजनेस यूज तो लिखा हुआ नहीं है, तो कैसे समझेंगे कि ये व्यापार के यूज के लिए है? तो आपको बताया गया था, एग्जाम्पल का कुछ परिभाषा हम बताए थे कि जब किसी वस्तु का नाम अगर लिख दिया जाए तो वो बिजनेस यूज के लिए हो गया। यदि परचेज के अंदर डाला गया है, परचेज लिखा गया है, तो उसको हर हाल में बेचना है हमें। तो यहाँ पर वस्तु का नाम आ गया परचेज फर्नीचर। आप परचेज तो किए, लेकिन क्या परचेज किए? फर्नीचर परचेज किए। तो ये हो गया बिजनेस यूज के लिए। तो ये 14 तारीख का ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर। यहाँ पर हम लोग परचेज फर्नीचर कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रांजैक्शन जो बनेगा, सबसे पहला बनेगा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा जो बन जाएगा वो बनेगा कैश अकाउंट। अब कैश ये कैसे बनेगा, फर्नीचर कैसे बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए। कैश अकाउंट पहले ही बताया है कि जो वस्तु का नाम आएगा तो उसको बेचना नहीं है, रखना है बिजनेस में, कुछ यूज करना है किसी भी तरह से। और ये संपत्ति है, फर्नीचर जो है संपत्ति है। लकड़ी का सामान आप खरीद कर लाए, पलाय समय का जो भी आप खरीद कर लाए फर्नीचर के रूप में, तो ये इसका संपत्ति हो गया। तो संपत्ति का अकाउंट रियल अकाउंट में आएगा। और ये संपत्ति खरीदने के लिए आप कैश पेमेंट किए हैं, यहाँ पर कैश लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन परचेज फर्नीचर। यदि आप उधार खरीद कर लाते हैं तो किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं कि किस दुकान से आप खरीद कर लाए हैं। यहाँ पर चर्चा क्या है, ना कैश का चर्चा है, ना किसी व्यक्ति का नाम है, ना ही किसी कंपनी का नाम है। सिर्फ चर्चा किया गया है परचेज फर्नीचर। तो अब जब परचेज करने जाइएगा तो कोई आपका मुंह देख कर नहीं दे देगा सामान, रुपया देखेगा। आप कैसा भी उससे कोई मतलब नहीं, रुपया देख गया हो गया। महात्मा गांधी का मुंह देखता है, उसका मुंह देखकर सामान मिलता है। चलिए, तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर जब नकद में खरीद कर लाए तो फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट यहाँ बनेगा। अब इसका यहाँ पर क्या करना है, क्लासिफिकेशन। ये क्या खरीद कर लाए, संपत्ति खरीदे हैं, तो संपत्ति का क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। और संपत्ति दिए हैं बदले में, ये भी रियल अकाउंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड रेंट एंड पेड सैलरी, दो ट्रांजैक्शन अलग अलग है, 28 और 31 का। चलिए 28 तारीख में पेड रेंट है, पेड रेंट। तो इसका अकाउंट जो बन जाएगा वो रेंट अकाउंट, फाइंड अकाउंट आप लोग कर चुके हैं। और दूसरा बन जाएगा कैश अकाउंट। रेंट जो हो गया व्यापार का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। और संपत्ति आप खर्चा कर रहे हैं, रियल अकाउंट बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 तारीख में पेड सैलरी, इसमें बन जाएगा सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। और सैलरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉमिनल, क्योंकि व्यापार का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। और ये बन जाएगा रियल अकाउंट। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं।